नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 10th क्लास का जो मैथ है, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने आपको पिछले 2 लेक्चरों में आपको कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें हमने पहले चैप्टर के जो बेसिक चीज़ें थी उसको भी हमने कवर किया था और उसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट उनको किया था, और जो 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं 4 नंबर वाले उनको भी हमने अच्छे से आपको 2 वीडियो में करवा दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो दोनों वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स, इसको कवर करेंगे। तो साथियों, इस चैप्टर से कुछ ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहती है, लेकिन हमारे लिए चाहे एक नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 2 नंबर का हो, हमारे लिए वो नंबर बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे और इसका बेसिक भी देखेंगे, जिससे कि अगर आप बेसिक कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आज हम पहले देखेंगे कि जो हमारा बहुपद है वो क्या होता है, और बहुपद से रिलेटेड काफी चीजें हैं जिनको हम एक एक करके आपके सामने समझाएंगे और फिर लास्ट में उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बहुपद। तो सबसे पहले हमने देखा है कि बहुपद की परिभाषा क्या है, इसकी डिफाइन क्या होती है। तो देखिए क्या है कि किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है, उस चर में एक बहुपद कहलाता है। यानी कोई भी बहुपद का बेसिकली मतलब होता है बहुत से पद। तो बहुत सारे पद हो और उसमें जो घात है वो क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, यानी जो घात होनी चाहिए वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए या तो जीरो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर घात जो है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, देखो ये यहां पे आप घात देख रहे हैं। वैसे यहां पर मैं x की घात 0 भी लिख सकता हूं, लेकिन जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, और या फिर भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसकी घात 0 हो जाएगी तो वो तो 0 बहुपद हो जाएगा, शून्य बहुपद। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x0 a0 प्लस a1x, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, और अच्छा यहाँ 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2, और फिर यहाँ पे होनी चाहिए a3x की पावर 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे है नहीं, तो या 0 या 2 3, यहाँ पे n यानी कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो क्या है, a1 a0 a1 a2 a3, ये क्या है, इनको बहुपद के गुणांक कहते हैं। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। जैसे ये a2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये a3 क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, ऐसा ये कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे क्या है, देखो यहाँ आप देख रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो आपने देखा यहाँ पे x की पावर कितनी थी, 2, यहाँ पे कितनी है, 1। तो अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी जो घात होगी x की या y की, जो भी चर होगा उसकी जो घात है वो कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, या तो मतलब करणी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं x की पावर 2 है, यहाँ देखो x की पावर 1 है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करणी में है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चर की बात करते हैं हम घात में। यहाँ पे आप देखेंगे, अब बताइए क्या ये एक बहुपद है, तो ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे x की जो पावर है वो क्या है, करणी में है। तो अंडर रूट x का मतलब क्या है कि x टू दी पावर 1/2। तो अभी मैंने क्या बताया, जो पावर है वो नेगेटिव या भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, तो ये एक बहुपद नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए x की जो पावर है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुपद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली इसमें से 1-2 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं जो बेसिक बता रहा हूं, अगर आप उसको ध्यान से देख लेंगे तो आप उस 1 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखना कि मैं जो आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ और जो बेसिक करा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से बस कर लेना, और जो जैसा मैं आपको बताऊं ऐसा कर लेना। आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं चाहे 1 नंबर का किसी चैप्टर से पूछा जाए, चाहे 2 नंबर का पूछा जाए, मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, इसमें से अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं, तो उसी में से हो जाएगा, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले या पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको अभी करवा दूंगा।
तो ऐसा आपने देख लिया, ये बहुपद आपको समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे आता है बहुपद का मानक रूप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या होती है, यानी बहुपद को चर की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद को मानक रूप में लिखना कहलाता है। यानी जो बहुपद होगा वो मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, डिक्रीजिंग, यानी या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जिसको हम आरोही या अवरोही कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये एक आपके सामने बहुपद लिखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, बहुपद तो है लेकिन मानक रूप में नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 घात आ गई, फिर 1 आ गई, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 2 घात है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले हमने सबसे बड़ी घात को लिखा, फिर हमने उसके बाद छोटी मतलब 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर यहाँ पे कोई घात नहीं, यानी हमने इसको लिखा घटते हुए क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी हमारा अवरोही क्रम में, या इसको हम बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी 3 माइनस 5y माइनस 7y स्क्वायर प्लस 6y क्यूब, ये भी इसका मानक रूप ही होगा। यानी मानक रूप का मतलब है कि या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में वो जो बहुपद है वो लिखा होना चाहिए, उसको उसका मानक रूप कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये सारी चीजें आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, यानी पॉलिनोमियल जो है हमारा उसकी डिग्री क्या होगी। तो देखिए, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी जो आपका बहुपद होगा उसमें जो चर दिया है, या तो एक्स वाई जो भी दिया है, उसमें जो चर है उसकी सबसे ज्यादा घात जो होगी वही उस बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे ये है आपका एक बहुपद दिया है x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10, इसमें क्या है, बहुपद की घात। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा, इस बहुपद में सबसे ज्यादा घात कितनी है, 4। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसकी घात। ठीक है, ये कभी पूछ सकता है। अब देखिए सेकंड ये भी है, 8 दिया है की घात बताओ, तो इसकी घात क्या होगी। तो इसमें तो कोई चर ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 x की पावर 0। तो इस बहुपद की कोई घात नहीं है, तो इसकी घात हो जाएगी 0 या कुछ भी नहीं। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है। जो भी बहुपद आपको दिया होगा उसमें आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा घात कितनी है, किसकी, चर की। तो चर की घात इसमें 4 थी तो 4 हो गया, अगर 5 होती तो 5 हो जाता। यहाँ पे आप एक चीज को और समझना कि किसी भी बहुपद में एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं। ये स्पेशल मैं आपको एक केस बता रहा हूं कि एक से ज्यादा भी जो चर हैं वो हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आ गया 4x y प्लस 3x माइनस 5, ये चर, ये एक बहुपद आ गया, तो इसकी घात बताइए। तो इसकी जो घात होगी, यहाँ पे 2 चर हैं तो दोनों चरों की जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। ये भी हो सकता था, मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई होता, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x माइनस 5, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों चरों की घातों को जोड़ लेंगे, तो 2 और 1 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हमको देखना है कि बहुपद के प्रकार, यानी जो बहुपद है वो कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली जो हमारे बहुपद है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा घातों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर, यानी उसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो वो पद गिन लेंगे, उसके हिसाब से उसका नाम बता देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ आपको लिख दिया है। जैसे पदों के आधार पर जो हमारे बहुपद हैं वो जैसे 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 उसमें पद होंगे वैसा उसका नाम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कितने प्रकार के हैं, अब उसमें ज्यादा पद हो गए तो उसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पहला है एक पदी बहुपद। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 7x स्क्वायर, तो एक ही पद है, तो ये बोला जाएगा एक पदी बहुपद पदों के आधार पे। ठीक है, अगर घातों के आधार पे पूछेगा तो नाम अलग होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए दूसरा है हमारा एक्स वाई जेड। अब ये मत देखना कि इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 पद कब होते, जब ये ऐसे होता x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे होता तब हम इसमें बोलते हैं कि इसमें 3 पद है। तो यहाँ पे इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं लगा है, तो ये पूरा एक ही पद है। तो क्या है, ये एक पदी बहुपद है और ये भी एक पदी बहुपद है। यहाँ पे देखिए दूसरा द्विपदी बहुपद। अब आप समझ गए हैं, इसमें जो पद है वो कितने हैं, 2 हैं, एक ये और एक ये, तो ये 2 पदी बहुपद हो जाएगा या द्विपदी बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी 2 ही पद है, 7x प्लस 5, तो ये भी द्विपदी बहुपद ही होगा। तीसरा त्रिपदी बहुपद, तो ये क्या होगा, इसमें 3 पद है, 1 2 3,
तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब है शून्य बहुपद। तो अब हम देखते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें जिसके जो सभी शून्य जो गुणांक होते हैं, जो गुणांक होते हैं वो कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 7 इंटू एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणांक कितना है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शून्य बहुपद। और एक बात ध्यान रखना, इसकी घात जब हम बताएंगे, शून्य बहुपद की घात, तो देखिए अभी आप यहाँ पे ये मत देखना कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, सबसे ज्यादा 3, तो इसकी घात 3 हो जाएगी, 3 नहीं होगी। ध्यान रखना शून्य बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है, ठीक है, क्योंकि इसके सभी गुणांक जो है कैसे हैं, शून्य होंगे। तो शून्य से गुणा करेंगे x क्यूब में, या कोई भी नंबर हो, ठीक है, x की पावर 5 होती, 6 होती, 10 होती, तो 0 से गुणा करने पर तो सब 0 हो जाएगा, तो उसकी कोई घात नहीं होती, उसकी घात कितनी होती है, 0 होती है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा बहुपद है उसका दूसरा प्रकार जो है घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर पहला है रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या है, जिसमें एक ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की अधिकतम घात 1 हो, तो उसको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे क्या चर है, x, इसकी घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए ये यहाँ पर भी x की घात कितनी है, 1, तो ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बहुपद जिसमें उस बहुपद की घात कितनी हो, 2 हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2। जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे घात कितनी है, 2, यहाँ पे घात कितनी है, 2, यहाँ पर भी घात कितनी है, 2, और ये ax स्क्वायर bx प्लस c, ये क्या है, ये मानक रूप भी है द्विघात बहुपद का, ठीक है। फिर आता है आपका त्रिघात बहुपद। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मानक रूप है ये इसका, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि हम वहां पे तुलना करके लिखेंगे तो वहां पे ये चीजें काम में आएंगी। यहाँ पे त्रिघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है कि जिस बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद कहा जाएगा। पदों से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, घात देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये इसका मानक रूप है, तो अधिकतम घात कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद। ये भी 3, तो त्रिघात बहुपद। चतुर्घात बहुपद यानी 4, तो 4 घात हो जाएगी, तो चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर ये कोई बहुपद आपको दिया है, यहाँ पर क्या करना है, x बराबर 2 पर आपको बताना है कि इस बहुपद का क्या मान होगा। तो आप क्या करेंगे, इस बहुपद में x की जगह पर 2 मान रख देंगे, तो p2, यहाँ x था तो पूरे में x, अब x की जगह 2 आ गया, तो क्या करेंगे, सभी जहां जहां x है वहां पे 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 1। अब देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का गुणा 2 से करेंगे 6, प्लस 1। थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 2 का गुणा 4 से करेंगे 8, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, ये बचेगा 3। तो क्या हुआ कि x बराबर 2 इस बहुपद में रखने पर इसका मान कितना आया, 3 आया। तो दिए गए बिंदु पर इस तरीके से किसी भी बहुपद का मान आप निकाल सकते हैं। देखिए ये आप ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके पेपर में 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है, यहां से और यहां से, यानी बहुपद के शून्यक, ठीक है। तो शून्यक से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, और रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो यहां से जो मैं 3 टॉपिक आपको समझा रहा हूं, यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी देखिए यहां पर हमने क्या किया था, देखो x बराबर कितना रखा था, 2 रखा था, तो इस बहुपद का मान कितना निकल के आया, 3। तो अगर इस x बराबर 2 को रखने पर सॉल्व करके इसका मान यदि 0 आ जाता, तो हम क्या कहते कि जो x बराबर 2 है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो जिस मान को रखने पर उसका मान, पूरे बहुपद का मान कितना आ जाए, 0, तो वह जो मान होगा जिसे रखने पर 0 आया है वह शून्यक हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए,
यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे कि ये आपका ये एक बहुपद दिया है, क्या है, px बराबर 2x माइनस 5। अब इसमें आप x की जगह पे कितना रख दें, 5/2 रख दें। तो देखिए यहाँ यदि मैं 5/2 रखूंगा, 5/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/2 माइनस 5। देखो 2 से 2 खत्म, यहाँ पे कितना बचा, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, थोड़ी जगह कम है, कोई नहीं। तो ये यहाँ पे बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस ये कितना बचेगा 5, तो कितना बचा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, p 5/2 रखने पर ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 5/2 है यह px यानी ये जो बहुपद है px बराबर 2x माइनस 5 इसका एक शून्यक है। तो जिस मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए वह मान ही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बिल्कुल आसान है। यह देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इसको ध्यान से समझना, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बनेगा। तो देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब है, देखिए हमें क्या लिखना है, रैखिक बहुपद। अभी मैंने आपको बहुपदों के प्रकार जब बताए थे तो वहां पर आपको बताया था कि रैखिक बहुपद कौन सा होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1। तो आप इस बात को समझ गए। तो यहाँ पे मैं एक रैखिक बहुपद लिख रहा हूं, मान लीजिए px बराबर 5x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना, तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, तो इसमें जो शून्यक होंगे वो एक ही होगा, एक घात है तो एक, अगर 2 घात होती तो 2, 3 घात होते तो 3। तो अगर हम यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या करेगा, x अक्ष को एक ही बिंदु पर टच करेगा। तो यानी एक सीधी रेखा, इसका जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि एक सीधी रेखा आपको मिल जाएगी, ठीक है, कहीं पर भी। तो कई बार पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कि कोई रैखिक बहुपद है, उसमें जो उसका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है या वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है, कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे, एक सीधी रेखा होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है, और किसी भी कोई भी बहुपद है उसके कितने शून्यक होंगे, वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काट रहा होगा उसके उतने ही हल होंगे। ये x अक्ष है, ठीक है, तो यहां पर ये एक बिंदु पर टच कर रहा है तो इसके कितने हल है, 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें ये पावर देके भी बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए ये क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, मतलब द्विघात बहुपद के लिए क्या होगा। तो देखिए अगर मैं एक द्विघात बहुपद लिखूं तो px बराबर x² प्लस 4x माइनस 5, ये एक द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा था इसकी अधिकतम घात 1 थी, तो इसका जो शून्यक आया वो 1 आया। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2, तो कितने शून्यक आएंगे, 2, इसके शून्यक हो जाएंगे 2। और जैसा हमने यहाँ पे देखा था इसका जो ग्राफ था उसका शेप कैसा था, एक सरल रेखा थी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो उसका आकार होगा, वो जो ग्राफ होगा वो परवलयाकार होगा। कैसा, परवलयाकार, ठीक है, पैराबोला, पैराबोलिक शेप में वो होगा। तो वो यहीं से आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। तो मैं यहाँ पर कंडीशन आपको बता रहा हूं, आप जानते हैं परवलयाकार कैसा होता है, ऐसा ये शेप होगी, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है या उसका मुंह नीचे की ओर हो सकता है, मतलब वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होगा। तो आप उसके हल कितने बताएंगे, ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर कितनी जगह टच कर रहा है, कितनी जगह काट रहा है, वो उसके उतने ही हल होंगे। तो इसके कितने हल होंगे, कितने शून्यक होंगे, 2, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है। दूसरा हमने बताया ये ऐसे भी हो सकता है इसका मुंह, तो यहाँ पर इसके, या इसकी एक कंडीशन और है वो भी देख लीजिए, ऐसे एक जगह टच करेगा केवल, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी ये बन जाता है, ठीक है, और ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो इसका तो कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस टाइप का जब भी डायग्राम आपके सामने आएगा, ये ग्राफ आएगा, तो वहां आपसे पूछेगा कि यहाँ पर बताइए इस बहुपद के कितने हल हैं। तो आपको ये देखना है कि वो एक्स अक्ष पर कितनी जगह टच कर रहा है, ठीक है। तो वहां एक्स अक्ष पर जितनी जगह काट रहा होगा उसके उतने ही हल हो जाएंगे। और ध्यान रखना है कि जो द्विघात बहुपद होता है
उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी मैं यहाँ पे केवल आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अब आगे हम और कुछ चीजें और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। पहला देखिए क्या है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी जो गुणांक होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसका जो व्यापक जो समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है। तो इसमें देखिए गुणांक, ये क्या है, गुणांक है, ये x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और अचर पद है c। तो इनमें और जो शून्यक होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, वो हमें देखना है। तो पहला है कि द्विघात बहुपद के लिए अगर हम बात करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था जो द्विघात बहुपद होता है उसके दो शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 2। तो वो मैंने मान लिए अल्फा और बीटा। तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने पर गुणांकों के बीच में और उन शून्यकों के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आता है, तो वो है, अगर दो जो शून्यक है मैंने अल्फा और बीटा मान लिए, तो जब उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x का गुणांक बटे x² का गुणांक ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इसके ये व्यापक समीकरण है ये। तो यहाँ पे आप देखिए x का गुणांक क्या है, b, तो यहाँ b लिख लिया, माइनस तो आगे है ही, और x² का गुणांक यानी x² का गुणांक क्या है a। तो ये यहाँ से यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस का b/a होता है इसका द्विघात बहुपद का। ठीक है, और फिर गुणांकों में और शून्यकों में संबंध देखेंगे हम गुणा के रूप में। तो यदि हम क्या करें, दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालें यानी अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या आएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पे, c होता है, तो c आ गया, x² का गुणांक क्या है a, तो a आ गया, इस तरीके से। और देखो यहाँ पर साथियों इसी से वैसे तो ज्यादा तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो त्रिघात बहुपद होता है उसका वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बुक में दिया है तो मैंने उसका भी फॉर्मूला लिख दिया है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक, यानी त्रिघात बहुपद होगा तो 3 घात होंगी उसकी, तो क्या हो जाएगा, उसके 3 शून्यक होंगे। तो मैंने अल्फा बीटा और गामा ले लिए हैं। तो जब हम उन तीनों को जोड़ेंगे, उनका योगफल निकालेंगे, तो वो भी b/a ही आएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान से समझ लेना, ये जो हमने लिखा था ये द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण लिखा था। अगर मैं त्रिघात बहुपद का लिखूं तो वो क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो a था वो x² का गुणांक था, यहाँ पर a है x³ का गुणांक। तो आप समझ लेना ये जो कहाँ है, हाँ ये जो हमने लिखा है b, ये क्या है, b यहाँ पे x का गुणांक था, लेकिन यहाँ पे x² का गुणांक है, इसलिए ये क्या है, x² का गुणांक भी है। ठीक है, तो समझ, ये कंफ्यूज मत होना। x³ का गुणांक, तो देखिए यहाँ तो x³ था ही नहीं, तो x² का गुणांक a था, यहाँ पे x³ का गुणांक a है, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, होगा ये भी माइनस के b/a ही, लेकिन जो b होगा वो x का गुणांक ना होके x² का गुणांक होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और आ जाता है, जो है दो शून्यकों के गुणनफल का योग। कैसे, देखिए जब हम यहाँ पर 3 बहुपद लेते हैं तो ये एक बढ़ जाता है आगे। ठीक है, एक ये सूत्र आपका बढ़ जाएगा कि क्या करेंगे, हम 2 शून्यक लेंगे और उनका अलग अलग गुणनफल करके उनका योग कर देंगे, तो ये और बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, c/a, सेम उसी की तरह से जैसे यहाँ पे होता है, लेकिन वही ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अचर पद था c, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक है ये। ठीक है, और ये x का गुणांक a है। ठीक, फिर करेंगे इसका गुणनफल तीनों का, तो अल्फा बीटा गामा गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का d/a। ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, सेम वही है। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का d/a। तो यहाँ पर आपका सारा बेसिक एक एक फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बस आप अच्छे से इनको समझ लेना, नोट्स बना लेना, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को आपके सामने लिखा है। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से ज्यादा तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं, उनको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो बुक हो उसमें देख लेना, और भी क्वेश्चन हो उनको आप सोल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चनों को लिखा है। इसमें क्या है,
कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बेसिक जब बताया था, तो द्विघात बहुपद जो होता है उसके जो ग्राफ होता है उसकी शेप कैसी होती है, परवलयाकार। मैंने बताया था परवलयाकार होता है, यानी पैराबोला, पैराबोलिक शेप होती है उसकी। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इस तरीके से उसका मुंह होगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कैसे भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये है, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी है, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर क्या ये कोई ऐसा शेप है, ये पैराबोलिक शेप ये नहीं है। तो उसने क्या कहा है, कौन सा ये भी ध्यान रखना है, कई बार हम जल्दी में आंसर दे देते हैं। उसने नहीं कहा है, उसने कहा है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो ये कहता कि कौन सा है तो फिर ये तीनों होते, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो ये वाला जो है द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो मैंने आपको समझाया था एक्स अक्ष पर जितनी जगह टच करेगा या प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। देखिए एक यहाँ पे टच कर रहा है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर भी टच कर रहा है और यहाँ पर भी टच कर रहा है और यहाँ पर भी टच कर रहा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इसके कितने शून्यक हो गए, शून्यक बराबर 4। तो इस टाइप के आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन हो आप उनको सॉल्व करना नहीं आएगा तो उसे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी मैं करवा देता हूं। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए क्या है, द्विघात बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला तो हमें शून्यक बताना है, तो शून्यक को कैसे निकालते हैं वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरा, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापन कीजिए। संबंध का सत्यापन करना है, यानी वो सही है या गलत है, जो भी अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालते हैं। तो देखिए शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले क्या है, fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये पहले आपने 9th क्लास में सीख लिए होंगे। अगर आपको ये जो फैक्टर बोलते हैं, इसको गुणनखंड बोलते हैं, ये करना नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताना। तो उसके लिए मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना दूं जिसमें आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ जो संख्या है उसका लास्ट वाली संख्या से हम गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा, 12। तो गुणा करने पे 12 आए और जो बीच में नंबर है ये जोड़ के या घटा के उतना आए, यानी गुणा करने पे 12 और उनको जोड़े या घटाएं तो कितना आए, यहाँ पे x का मतलब है 1, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। तो गुणा करने पे 12 और जोड़कर या घटाकर कितना आए, 1 आए। तो देखो 12 क्या होता है, 12 का आप 4 गुणा 3 कर सकते हैं, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका fx बराबर 3x स्क्वायर, यानी जो मध्य पद होता है उसको बांट लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4। तो आप देख सकते हैं कि क्या हमने सही किया है, नहीं। देखो माइनस के 4x से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और 4 का और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, जो कि हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा fx बराबर, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं आप, केवल x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 और प्लस का, यहाँ तो ये पहले से ही है तो ये यहाँ पे प्लस का 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। देखिए ये अगर आपसे नहीं आ रहे हैं तो आप इनको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से ऐसी संख्या, मैक्सिमम संख्या कॉमन लेंगे इस पेयर में से, जोड़े में से, तो वही जोड़ा बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो बना है 3x माइनस 4, तो ऐसा कॉमन लेते हैं कि यही बन जाए। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब इसको आप कॉमन कर लीजिए, तो 3x माइनस 4 और ये बचा हुआ क्या रह जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था शून्य क्या होता है, इस मान को रखने पे जो उसका हल कितना आ जाए, उसका मान 0 आ जाए। तो fx को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, शून्य हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ये पहला शून्य हो गया। और यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर -1। ये हो गए इसके शून्यक। अब हमें करना क्या था, शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना था, संबंध की सत्यापन करना था कि वो सही है या गलत है। तो देखिए अब थोड़ा सा आप समझना, इसकी तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, और यहाँ पे x स्क्वायर का 3, तो a का मान कितना हो गया, 3। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, b, और यहाँ x का कितना है, -1, ठीक है।
कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, माइनस है तो वो आ गया। और सी कितना होगा, सी आपका आ जाएगा, सी बराबर आएगा, देखो यहाँ पे अचर पद पूरा कितना है सी, और यहाँ पे -4। अब आप जानते हैं क्योंकि अभी हमने जो शून्य थे उनका योगफल क्या लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो देखिए अल्फा, ठीक है, ये क्या है x, ये जो शून्य का है ये अल्फा और बीटा ही तो है, तो ये इसको मान लीजिए आप अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का कितना है कितना है -1, ठीक है, बराबर माइनस बी। अब बी का मान कितना है -1 और ए का मान कितना है 3। अब ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए तो ये हमारा ये सही है। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 - 1 इक्वल टू माइनस प्लस 1/3, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान के इसको एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 4 - 1 का 3 बार जाएगा और 1/3। तो देखिए 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3, बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो ये सत्यता की जांच हो गई। यहाँ से आप चाहें तो इनका जो गुणनफल वाला है वो भी निकाल सकते हैं, यानी मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है -1 c। अब यहाँ पे देखिए c का मान ये -4 और a का मान कितना है 3, तो ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। देखिए ये भी इक्वल आया है, तो ये भी हमने सत्यता की जांच कर ली। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सारा बेसिक और सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं उनको और मैं आपको करवा देता हूं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात बहुपद p-1 x² + px + 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जो शून्यक है वो -3 दिया है, दूसरा भी पूछ सकता है तो आप दूसरा भी बता सकते हैं। इसमें आपको पूछा है p का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p के मान को निकालने के लिए देखिए आप जानते हैं यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। जब भी हम शून्यक के बारे में हमने पढ़ा था तो शून्यक में हमने क्या बताया था कि कोई ऐसा मान जिसे हम चर की जगह पे रखेंगे तो वो वैल्यू उसकी कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो क्या है ये मान क्या है, इसको हमें इस इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि क्या है ये एक शून्यक है तो इसे रखने पर 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए मैं चलिए मैं 0 के बराबर लिख लेता हूँ, p की जगह पे यहाँ x की जगह पे 3 रखकर, तो ये हो जाएगा p-1, x की जगह पे कितना रखेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस p की जगह पे कितना आ जाएगा, p की जगह तो p आएगा, मान निकालना है, और यहाँ पे कितना आएगा -3 प्लस का 1 और बराबर में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो p-1 और 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का तो वो हो जाएगा प्लस का 9, -3p + 1 बराबर 0। तो आप यहाँ पे 9 से गुणा कर दीजिए तो 9p - 9 -3p + 1 बराबर 0। तो देखिए 9p में से 3p घट जाएगा तो यह आ जाएगा 6p, और ये 9 में से 1 घटेगा तो यह आ जाएगा -8 बराबर रहेगा 0। तो यहाँ से 8 को उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6p बराबर 8 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो p का मान निकालेंगे तो 8/6 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, तो p बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो ये p का मान हो जाएगा। कभी वो पूछ सकता है कि इसका आपको एक जो शून्यक था वो -3 था, अब दूसरा शून्यक बताइए, तो कैसे बताएंगे कि p की जगह पर ये मान रख देंगे और मान रख कर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने दो जो मध्य वाले भाग को 2 नंबरों में तोड़कर कैसे बताया था उसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं, यानी शून्यकों का योग, यानी ये क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। ये दिया है आपको इनका योगफल और ये दिया है गुणनफल। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है, एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो द्विघात बहुपद बराबर एक कांस्टेंट के क्या होता है
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, अब शून्यक अल्फा बीटा है तो मैं सीधे अब अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूं, ठीक है, इनटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए शून्यकों का ये गुणनफल लास्ट में, बीच में योगफल, यहाँ गुणा में x आएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर k, देखिए k क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये पूर्णांक है, मतलब इसका कोई भी मान हो सकता है, तो लास्ट में हम इसका मान 1 रख देंगे, ठीक है, बाकी का इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और शून्यकों का योगफल पहले वाले को निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट वाला है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, तो यह आ जाएगा 1/4 एक्स प्लस, या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यह आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा। अगर k का मान 1 होगा तो k बराबर यदि 1 है तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। और थोड़ा सोल्व करना चाहे तो इसके नीचे एक मान के आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। चलिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहीं पे आपको सही है, यहीं आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं, सॉरी द्विघात बहुपद। अब ये वाला बचा, इसको आप मुझे करके बताएंगे, ये आपका HW है, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन इसको सॉल्व करके बताएगा, ठीक है। तो साथियों आज हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कैसे बन सकते हैं, और अगर आपने बेसिक जो मैंने सारी चीजें कराई हैं, अगर आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, और दोस्तों इस चैप्टर से ज्यादा तरह से बहुविकल्पी प्रश्न को ही पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। मैंने फिर ये जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको आपको समझा दूंगा। दोस्तों काफ़ी सारी मेहनत ये वीडियो बनाने में लगती है, और आप ये भी जानते हैं कि मेरा शेड्यूल कितना बिजी रहता है। तो कल संडे है, इसीलिए देखिए अब लगभग 12 बजने वाले हैं रात के, तो मैंने वीडियो बना दी, अभी मुझे और भी काम करना है। तो बहुत सारी मेहनत आपको ये वीडियो बनाने में लगती है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर लीजिए, दोस्तों को बताइए, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। मैं आपके साथ बस ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।